अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के शो ये घर आपका हुआ में मैं आपको वेलकम करती हूँ। और आपको मालूम है कि जी टीवी का ये शो जो हम कर रहे हैं, ये घर आपका हुआ, इसके गुज़श्ता जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें मेरा ख्याल है कि आप लोगों को हम इतनी मालूमात तो दे चुके हैं कि अब आप ये जान गए होंगे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, ख़ास तौर से कराची जैसे शहर में घर बनाते वक्त किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। और जी हाँ, घर बनाते वक्त हम सबसे पहले ज़रूर ये चेक करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में हम घर लेने जा रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट कितना जेन्युइन है या नहीं, या कितने रिलायबल हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा होता है, ये भी हम जानना चाहते हैं। और जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसको देखते हुए फिर हम वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। और इसीलिए जो आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, मैं समझती हूँ इस हवाले से बहुत ही मौजूद शख्सियत हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद अवैस थानवी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किंग्स ग्रुप। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आज के प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला है। और मैं समझती हूँ जो सवालात हमारे जहनों में हैं या जो हमारे नाजरीन के, उनके जवाबात जो हैं आप बहुत अच्छी तरह और मुकम्मल तौर पे हमें देंगे। बिल्कुल देंगे। इससे पहले कि मैं आपसे वो सवालात करूँ जो मैं करना चाहती हूँ और लोगों के हवाले से करना चाहती हूँ, चाहूँगी कि किंग्स बिल्डर्स के हवाले से, अपने ग्रुप के हवाले से हमें बताइए कि जहाँ तक मैं पढ़ रही थी 1977 में इस्टेब्लिश हुआ, उस वक्त से लेके अब तक जो है किन मराहिल से आप लोगों को गुजरना पड़ा, कौन से प्रोजेक्ट्स आपके सबसे ज़्यादा कामयाब हैं, और क्या कभी किसी उसमें नाकामी भी देखनी पड़ी, कौन से मुश्किलात को लेते हुए आप इतने कामयाब प्रोजेक्ट्स बनाते चले गए, और लोगों को आप क्या कहेंगे अपने किंग्स बिल्डर्स के हवाले से? सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मद्दू किया। किंग्स ग्रुप की बुनियाद तो पहले ये अल अहमद प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 1977 में इसकी बुनियाद रखी गई थी जी। हमारे बड़ों ने, जिसमें मेरे फैमिली के मेरे ताया और मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था। और 1977 से लेके 2003 तक अल अहमद प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम करते थे। ओके। तो शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, जिसमें आप सुरजानी टाउन ले लें, नॉर्थ कराची ले लें, मंगो पीर ले लें, गुलशन इकबाल ले लें, गुलिस्तान जौहर ले लें, इन इलाक़ों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह इन दोनों ने मिलकर किए। ज़ाहिर है हम छोटे थे, पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद 2003 में इस फील्ड्स में हम लोग शामिल हुए इसी बिज़नेस में। और फिर किंग्स ग्रुप की बुनियाद हमने रखी, यानी अल अहमद प्राइवेट लिमिटेड का नाम चेंज करके किंग्स 2003 ग्रुप में। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमने रखा 2003 में। और 2003 से लेकर आज 2021 तक अल्हम्दुलिल्लाह शहर के छोटे बड़े हर इलाके में किंग्स ग्रुप के नाम से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, अभी जब आपसे मैं सवाल कर रही थी तो मैं ये सोची थी कि अब आपने बताया कि आपने नाम जो है 2003 में चेंज किया। एक होता है ना आपकी एक पहचान होती है, आइकॉन होता है, तो चेंज करने के बाद क्या लोगों का कुछ जहन में ये नहीं आया कि कहीं कोई नया तो नहीं आ गया किसी? काम नाम चेंज करने की वजह ये थी कि जब हम, यानी मैं, मेरे कज़न्स, मेरे भाई, हम इस फील्ड में आए तो हमारे बड़ों ने कहा कि हमने एक नाम बनाया है 1977 से लेके 2003 तक, तो कहीं ये बच्चे आके उस नाम को ख़राब ना करें, कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जो डिलीवर ना कर पाएँ तो उसकी वजह से वो पुराने नाम की साख्त ख़राब उन्होंने होगी। अपना नाम ही आप लोगों तो से ले लिया। उन्होंने कहा कि आप लोग, अभी भी एग्जिस्ट करता है अल अहमद प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रोजेक्ट, अभी भी एक आध दो एग्जिस्ट करते हैं, मगर फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने काम करना है, आप लोग नए नाम से काम करें। तो ज़ाहिर है नया नाम मार्केट में आना और फिर लोगों को ये रजिस्टर कराना कि ये नाम उसी फैमिली का है जिस फैमिली से इनका ताल्लुक़ है 1977 से, जिससे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से नाम चेंज करने के पीछे ये एक स्टोरी थी। मगर अल्लाह का शुक्र है कि पहला प्रोजेक्ट जो हमने 2004 में अनाउंस किया गुलिस्तान जौहर में, तो उसकी रिकॉर्ड बुकिंग हुई और वो टाइम लाइन से पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करके लोगों को हैंड ओवर कर दिया। ऐसा भी तो है ना वैसा, आपके लोग जब ये सुनते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट के बारे पास जाएं, आप लेने जाएं वहाँ पे इन्वेस्ट करने, तो कहते हैं कि भाई हमारी तो सारे हो चुके हैं, बस ये 2-3 रह गए, इसमें से आप चूज़ कर लें। तो उस वक्त लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि बिल्डर्स तो ऐसी ही बात करते हैं, हमें तो अपनी पसंद का ही लेना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये आज से नहीं, हमेशा से लोग जो हैं वो देखें, मैं एक बात बताऊं आपको कि कोई भी बिल्डर अपने पास अपार्टमेंट रख कर इंतज़ार नहीं करता कि कोई आएगा और ख़रीदेगा। जिस वक्त जो चीज़ बिक रही है, जिस कीमत के ऊपर बिक रही है, जिस टाइम पीरियड में बिक रही है, उसका टाइम पीरियड में अगर वही कीमत उनको मिल रही है
तो बिल्डर्स बेचते हैं। बहुत कम ऐसे बिल्डर्स होते हैं जो होल्ड करके रखते ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन लोग तो यही समझते हैं कि बिल्डर्स होल्ड इसलिए कर रहे हैं कि कल उसकी प्राइस जो आज हम प्राइस पे ले रहे हैं, आगे चल के जब वो और डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो बिल्डर ने वो जो ख़ास तौर से वेस्ट ओपन हो गए, रोड साइड हो गए या लोकेशन वाइज बेस्ट हुए, तो वो अपने पास वो रखते हैं इसी देखिए उस पे। वो फिर नुकसान होता है जब बिल्डर जब प्रोजेक्ट अनाउंस करता है और अगर उसमें वेस्ट ओपन ना हो, कॉर्नर ना हो, रोड फेसिंग ना हो, तो बुकिंग में बहुत मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि सब लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और मैं ये कहूँ कि ये आज पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन जो है ये सारी चीज़ें बुक हो गई हैं, तो ऐसा होता नहीं है। एक प्रोजेक्ट को बुक होने में तकरीबन 2 से ढाई 3 महीने लग जाते हैं। हाँ, 2 महीने 3 महीने के बाद अगर कोई नया आया है और बुकिंग कराना चाहता है और वो कहता है मुझे फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए, कॉर्नर चाहिए, रोड फेसिंग चाहिए, तो वेस्ट वहाँ वो ओपन फिर सही चाहिए, बात कर रहा है। वहाँ पे जो है वो उनको चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि किंग्स ग्रुप ही क्यों, लोगों का क्या इतना एतमाद क्यों? आ, अपनी तारीफ़ तो नहीं करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उन बिल्डर्स में से, काम करने वालों में से हैं जो डिलीवरी देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर डिलीवरी हम टाइमली दे देते हैं। बहुत सारे मसाइल डिपार्टमेंट्स की तरफ से और यूटिलिटीज़ जो आती हैं उनके आने में देर होती है, इसकी वजह से थोड़े डिलेज़ होते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कोई भी किंग्स ग्रुप के हवाले से कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे खड़े हों कि जी जिसका काम हमने शुरू किया हो और उसको 10 साल लग गए हों और हमने कंप्लीट ना किया हो। अगर ऐसा 3 कोई साल बोला प्रोजेक्ट है तो वो 3 साल नहीं 3 तो साल 4 6 महीने साल, लग सकते साढ़े हैं। 4 अच्छा, साल साल लग का आप जाते हैं। मार्जिन ले सकते हैं। साल 1.5 साल होता है, देर होती है, लोगों को भी मालूम है। अब तो पहले लोग इतना नहीं समझते थे, अभी हमारे माशाल्लाह आवाम में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और उनको मालूम है अब जब वो आते हैं तो किसके ये साथ सोच के काम आते हैं करना कि है। अगर उन्होंने 4 साल का है तो 5.5 साल या 5 साल 5 हो साल सकते लग हैं, जाते हैं। और उसकी वजह भी वो अब जान चुके हैं। जी। एक सवाल जो मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं आपसे करूँ कि कल जब मैं बैठी हुई आपके इसको प्रोफाइल को, सारी चीज़ों को रिसर्च कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि आपके इसके साथ लगाव था किंग्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। यहाँ फिर मेरे जहन में आया, बिल्डर्स और डेवलपर्स में आपसे थोड़ा सा डिफरेंस पूछना चाहूँगी कि क्या फ़र्क होता है? देखें, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का मतलब यह है कि बिल्डर वो होता है जो ज़मीन ख़रीदता है ओके, और डेवलपर वो होता है जो ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाता है। सही। तो हम दोनों काम करते हैं। ज़मीन भी हम मार्केट में मार्केट वैल्यू से ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, उसको सेल भी करते हैं, उसकी रिकवरी भी करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन भी हम खुद करते हैं। हमारे पास किंग्स बिल्डर के पास ये निज़ाम नहीं है कि प्रोजेक्ट के लिए प्लॉट ख़रीदा और किसी ठेकेदार को दे दिया कि तुम बना लो। हम खुद बनाते हैं, हमारी प्रॉपर टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास कंपनी में तकरीबन 50 से ज़ायद क्वालिफ़ाइड इंजीनियर्स हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के। उसके बाद हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं, अमेरिकन कंसल्टेंट है जो हमारी सारी चीज़ों को बैक एंड के ऊपर देखते हैं। ओके। ये सारी चीज़ें पूरी टीम लेकर चलते हैं और सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम खुद लुक आफ्टर करते हैं, खुद बनाते हैं, किसी ठेकेदार को नहीं देते बनाने के लिए। यानी कि हमें ये भी जहन में रखना चाहिए थे कि अगर हम किसी बिल्डर्स के उस पे जा रहे हैं तो बिल्डर्स का हो सकता है वो जो डेवलपर्स वो नहीं हैं, तो इसमें मसले मसाइल आ सकते हैं फिर। देखिए, वो मसले मसाइल ये आते हैं जहाँ पे आप ठेकेदार को दे देते हैं या कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई बीच में मसले मसाइल आते हैं, पेमेंट इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से वो बिल्डर को ब्लैकमेल करते हैं, काम बंद कर दिया, 10 दिन काम नहीं हो रहा। अब हमारी काम का मसला यह है कि अगर एक दिन साइट बंद होती है तो हम 10 दिन पीछे चले जाते हैं। तो एक दिन भी साइट बंद होना हमारे लिए 10 दिन का नुकसान है। तो आप समझें, अगर कोई 5-6 दिन 10 दिन काम बंद कर ले तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो इतना नुकसान दिनों का हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर डिलेज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट के लिए गई, उस पे मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और मेरे पास अभी डाउन पेमेंट इतनी है और मुझे बाकी लोन लेना है बैंक के थ्रू। तो वो आपने लोन लिया, आपने इन्वेस्ट करने के लिए, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो जैसे वो कहते हैं कि अभी हमारे एग्जांपल कि अगर उसमें से 100 आपके अपार्टमेंट्स हैं, उसमें से 80 जो हैं वो हो गए, बुक हो गए, 20 भी रहते हैं रिमेनिंग है। और अगर जब तक वो नहीं होंगे उस वक्त तक वो कहते हैं कि जब वो हो जाएंगे और पैसे आना शुरू होंगे तो ज़ाहिर बात है जब भी बिल्डिंग बनना शुरू होगी ना, तो इसमें भी इसकी वजह से भी वो कहते हैं कि डिले हो जाता है अगर आपकी रिकवरी नहीं होती। परेशानी यहाँ आती है, जैसे अब आपने अगर बुकिंग कराई है हमारे पास, किसी भी बिल्डर के पास, जी। आपने 2 महीना 4 महीना पेमेंट रेगुलर करते रहे और उसके बाद किसी भी XYZ वजूहात के तहत आप पेमेंट ना कर पाएँ, आपकी जॉब नहीं है, आपके कारोबार में नुकसान है, परेशानी है, आप मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे,
तो ऐसे अगर लोग परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा हो जाएं एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो फिर उसकी वजह से हमें परेशानी होती है। ज़ाहिर है जब हमारे पास रिकवरीज जिस हिसाब से आनी चाहिए, जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा है, उस हिसाब से नहीं आ रही और रिकवरीज नहीं हो रही, तो हमारे लिए बिल्डिंग को बनाना थोड़ा मुश्किल हो तो जाता है। ऐसे में अवैस साहब, उस क्लाइंट के लिए आप क्या करते हैं? और यहाँ पे तमाम तर हम देखते हैं इतने अट्रैक्टिव एड्स जो हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे एक नहीं पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कराची जैसे बड़े शहर में, और वहाँ पे फिर हम देख के कहते हैं चलें भाई घर ले लेते हैं, लेने चले जाते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि हम तो लोन लेके हमारे लोन जो है हमारे गले में ही पड़ गया है। जैसे आपको पता है कि वज़ीर आज़म ने भी कर्ज़े जो है सेंक्शन कराने की बात की, और फिर इस पे जब इस तरह कुछ होता है तो किंग्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इस सिलसिले में क्या काम करता है? देखें, सबसे पहले तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सारा। कंस्ट्रक्शन वाहिद वो इंडस्ट्री है हमारे मुल्क की जो इकॉनमी में बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है। जी, सही है, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो मुल्क भी तरक्की कर रहा होता है, इसके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज़ जुड़ी भी होती हैं जो मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करती हैं। सीमेंट है, सरिया है, हर जी। चीज़ की एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। तो दूसरी बात जो आपने मुझसे कही कि जैसे हम प्रोजेक्ट को जिस वक्त हम लॉन्च करते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो हम जैसे जो मटेरियल के हवाले से ये वो अपनी कॉस्टिंग करके प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करते हैं। और जब प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करने के 3 साल 5 साल का जो पीरियड होता है, जी। हम उसकी कॉस्टिंग को मुकम्मल करते हैं, प्रोजेक्ट बेचते हैं। बेचने के बाद जिन लोगों की टाइमली पेमेंट नहीं आ रही होती उनको जी। 3 से 6 महीने का हम टाइम देते हैं। बिल फर्ज उसमें भी वो टाइमली पेमेंट नहीं करते तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप या तो अपना अपार्टमेंट हमसे कैंसिल करवा लें, अपना रिफ़ंड ले लें। उमूमन ये होता है आपने ये देखा होगा कि बिल्डर जब रिफ़ंड करता है तो जी। पैसे कुछ परसेंट काट के रिफ़ंड करता है। किंग्स बिल्डर जो है वो किसी के कोई पैसे नहीं काटता, जितने पैसे आपने दिए हैं वो सारे पैसे आपको रिफ़ंड कर देता है। अगर आपने अपनी किसी भी वजूहात के तहत बुकिंग उसको हमारे पास डिसकंटिन्यू कर दिया अगर। डिसकंटिन्यू कर दिया, वो पैसे मनी बैक गारंटी होती है ना, वो पैसे हम वापस कर देते हैं। इस पे मज़ीद आपसे बात बिल्कुल करती हूँ, होते हैं। और मैं ये भी बात करूँगी कि लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है फोकस चल रहा है, और किस तरह वो आप हासिल कर सकते हैं, उसमें कितना हेल्पफुल है किंग्स ग्रुप, इस पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक में भी बहुत सी बातें मैंने अवैस साहब से की, और उसमें मैं एक चीज़ जानना चाहती थी। आपने अभी जब स्टार्ट में प्रोग्राम में जिक्र किया गुलिस्तान जौहर का और स्कीम 33, ये स्कीम 33 का थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट देखने जाओ, आजकल तो ऑनलाइन ही आप गूगल करें सब नज़र आ जाता है आपको सामने है, तो उसमें स्कीम 33 का बहुत ज़्यादा जिक्र है। क्या ये बहुत ही वसी उस पर है कि हर प्रोजेक्ट उधर ही बन रहा है? क्या बहुत कामयाब, या किस लिहाज से लोकेशन वाइज क्या क्या कहना चाहेंगे? स्कीम 33 एरिया शुरू होता है सफूरा राउंड अबाउट से। ओके। सफूरा राउंड अबाउट से जो एरिया सामने मलीर कैंट को जा रहा है, और मलीर कैंट से उल्टे हाथ का जितना भी एरिया है वो सारा स्कीम 33 का है, टूवर्ड्स गुलशन मेमार तक। सही। हाईवे भी आ जाता है उसमें, और गुलशन मेमार का सारा एरिया उसमें आ जाता है, वो सारी स्कीम 33 कहलाती है। स्कीम 33 जो है, क्या यहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग है अवेलेबल है या नहीं, या कोई और आप एरियाज़ बताएंगे कि भाई आप वहाँ जाके इन्वेस्ट करें, आपके ख्वाब को भी पूरा किया जा सकता है, और आपके पास जो कम पैसा है, जो जमा पूंजी है, वहाँ आप लगा सकते हैं? देखें, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इंसान जो प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है उसकी रेंज क्या है। और इस वक्त क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ गई है तो जी। मैं स्कीम 33 को तो मैं लो बिल्कुल कॉस्ट आप हाउसिंग प्रेफर नहीं करेंगे मैं कि नहीं कहता कि उधर लो कॉस्ट में 20 लाख 25 लाख रुपए में करोड़ों की बात कोई है वहाँ चीज़ पे भी। आपको मिल जाएगी। करोड़ नहीं तो करोड़ के आसपास 80-90 लाख 85 लाख रुपए में कोई चीज़ मिल सकती है आपको वहाँ 2 बेडरूम की। और प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो स्कीम 33 में बहुत सोसाइटीज़ हैं, जी। जिन सोसाइटीज़ में प्लॉटों की कीमतें 70-80 लाख रुपए भी हैं, और जिन सोसाइटीज़ में प्लॉट 120 गज़ के, और जिन सोसाइटीज़ में 120 गज़ के प्लॉटों की कीमतें 2.25 करोड़ रुपए भी हैं। तो ये ज़ाहिर है लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है स्कीम 33 में जी। कि किस लोकेशन के ऊपर आ रहे हैं। जो लो कॉस्ट के ऊपर काम हो रहा है वो ज़्यादातर काम हो रहा है या तो नॉर्थ कराची की साइड के ऊपर मंगोपीर रोड के ऊपर काम हो रहा है, नई डेवलपमेंट भी हो रही है वहाँ अच्छा। पे, नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, हाउसिंग स्कीम्स भी आ रही हैं वहाँ।
वहाँ पे काम हो रहा है, बड़े डेवलपर्स भी काम कर रहे हैं, हम भी वहाँ काम कर रहे हैं। फिर यही प्राइम मिनिस्टर स्कीम के अंदर आ जाती हैं चीज़ें जो लो कॉस्ट के ऊपर खान साहब काम कर रहे हैं। और एक और मैं बात को कंटिन्यू हो रही जी है तो मैं करूँ कि जो खान साहब का इस वक्त विज़न है जी 50 लाख घर बनाने का, वो खैर है तो मुश्किल काम, नामुमकिन नहीं है, मगर अगर वो डे वन से चल रहा होता तो शायद इसके ऊपर कोई उसमें भी पाए तक डिले हो मील गया, कर। आपका कहने का बहुत मकसद डिलेज है। हो गई, चीज़ें हो गई। हमारी एक कमेटी है जिसको हमारे जो भी चेयरमैन होता है वो चेयर करते हैं। वो चेयर तो वो नहीं करते, चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं। हर जुमेरात को वो एक मीटिंग होती है हाउसिंग के ऊपर, उसमें हमारे नुमाइंदे जो आबाद के चेयरमैन होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो उसके ऊपर काम हो रहा है और मेरे ख़्याल से अगले 2 साल इनका टेन्योर और रह गया है या 1.5 साल रह गया है। जी तो उसमें अगर कुछ इस क्या तरह का काम करके चले गए तो ये एक अच्छा इनका प्लस पॉइंट होगा इस हुकूमत का कि उन्होंने लो कॉस्ट के ऊपर और सीरियसनेस दिखाकर कोई ऐसा काम करके लोगों को डिलीवर किया है या चाहा है कि लोग उसमें काम करें। और ये काम करने से मेरे ख़्याल से इन लोगों का थोड़ा सा कद ऊंचा हो जाएगा। अच्छा अवैस साहब, क्योंकि बात कंटिन्यू होती चली गई तो आपको इसे कंटिन्यू रखना पड़ा। मेरे उसी सवाल पे मैं अभी थोड़ा सा और आपको फोकस करवाऊंगी। आपने कहा कि मंगू पीर का आपने एरिया बताया और नॉर्दर्न साइड आपने बताई, मगर लोगों के जहन में फिर यहाँ पे ये बात ज़रूर आती है, जिस तरह मेरे जहन में ये बात आई कि मैं आपसे कहूँ कि ऐसा तो नहीं कि वो फिर वहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आप बता रहे हैं 15-16 लाख में भी आप जाके प्लॉट जो है 120 गज का इस तरह आप ले सकते हैं, तो फिर लोग ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं वो फिर 15-20 साल के बाद ही डेवलप होगा, उसके जब भी आपका वो ख्वाब पूरा होगा, एक टाइम लगेगा उसको। नहीं 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 नहीं, ऐसा सिलसिला नहीं है। ये मैं उन आबादियों का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ जो पे हैं। डेवलप्ड हैं, जहाँ पे गैस, बिजली, पानी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब मौजूद है। मगर ज़ाहिर है वो इलाके दूर हैं, शहर से दूर हैं। और ये जो मैं मंगोपीर रोड की बात कर रहा हूँ, ये मंगोपीर रोड जो है ये नुसरत भुट्टो कॉलोनी से शुरू होकर और जी आगे हमदर्द यूनिवर्सिटी को टच कर रही है। इसके बीच में बहुत सारी सोसाइटीज़ है जहाँ पे अभी काम चल रहा है, लोग रह भी रहे हैं उन सोसाइटीज़ के अंदर। यानी आप अगर प्लॉट लेते हैं, प्लॉट की कीमत आपकी मुकम्मल होती है, चाहे वो आप अपनी जेब से पूरी करें या आप बैंक लोन लेकर पूरी करें। आप वो कल लो उस पर अपना कॉस्ट ही घर है। बनाना शुरू कर सकते हैं, घर बनाना शुरू कर सकते हैं आप बिल्कुल उसमें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जब हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, महंगाई ज़ाहिरी बातें हो रही है, हर जो आज कीमत है वो आइंदा 2 साल में नहीं होगी। तो इस सिलसिले में आबाद का क्या रोल है, क्या हेल्पफुल होता है, किस तरह लोगों देखें, के लिए हम खास तौर से? हर फोरम पे जहाँ हमें मौका मिलता है हम अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। और आपने देखा होगा, ज़ाहिर है आपका मीडिया से ताल्लुक़ है और आप रियल एस्टेट पे प्रोग्राम्स वगैरह करती जी हैं कि सरिया एक मेन रोल है हमारी इंडस्ट्री का। तो सरिये की कीमत जो चढ़ती है ना, उसकी वजह से हर चीज़ की कीमतें चढ़ती चली बिल्कुल, जाती हैं। सरिया हो, सीमेंट हो, कुछ भी आप करने जा सीमेंट रहे हैं है, काम। सरिया है। अब मैं बात करूं आज से अगर 6 महीने 7 महीने पहले सरिये की कीमत में और आज की सरिये की कीमत में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज सरिया हम 1,90,000 रुपये टन ख़रीद रहे हैं, 6 महीने पहले वो सरिया हम 1,30,000 रुपये टन ख़रीद रहे थे। तो इतना गैप आ गया। उससे पहले हम वो सरिया ख़रीद रहे थे 80-90 हज़ार रुपये टन। उससे 1 साल पहले जिस वक्त कोविड शुरू हुआ है जी उस वक्त 1,00,000 रुपये टन सरिया था। आज जो है वो 2,00,000 रुपये के करीब टन सरिया पहुंच चुका है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत डबल सारी प्राइसेस चीज़ें आ हैं, गई हैं। इनका असल में कार्टेल बना हुआ है। जी जितनी बड़ी स्टील इंडस्ट्री है उनकी कार्टेल बना हुआ है, जिनकी फैक्ट्रियां हैं वो उस कार्टेल को तोड़ते नहीं हैं। उनके अंदर आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद बहुत है, जिसकी वजह से वो लोग कामयाब रहते हैं। मैं तो यही कहूँगा, हमें नुकसान ज़रूर होता है। जो अच्छा हमें भी नुकसान ये होता है कि चीज़ प्रोडक्ट मैंने बेचनी है। जी बिल्कुल। तो ज़ाहिर है मैं सरिये की कीमत को, सीमेंट की कीमत को सामने रखते हुए अपनी प्राइस जो है वो लॉन्च करूँगा। उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो एंड यूज़र के ऊपर पड़ता है। तो एंड यूज़र को इस वक्त किस तरह हेल्पफुल होते हैं आप लोग? मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि वो एंड यूज़र के वक्त पड़ता है। जिस वक्त एंड यूज़र पे पड़ता है तो उस वक्त कोई सुनवाई उनकी सुनवाई नहीं। बेचारों की कहीं नहीं है। ज़ाहिर है मैं अगर बना रहा हूँ तो मैं अपना नुकसान नहीं करूँगा। जी बिल्कुल। कोई भी जो बाकी जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो अपना नुकसान नहीं करेंगे। मटेरियल महंगे से महंगा हुआ जा रहा है। जो घर 120 गज का 1 यूनिट बनता था तकरीबन कोई 30 लाख रुपए में या 32 लाख रुपए में,
आज वो 60 लाख रुपए में बन रहा है, 55 लाख रुपए में बन रहा है, या हो सकता है उससे और ज़्यादा ऊपर में बन रहा है। जी। तो आप समझें डबल दी कॉस्ट हो गई है हर चीज़। जो लोगों को प्लॉट तो आज भी मिल जाएगा 15, 16, 20 लाख रुपए में, जी। मगर जो उसको बनाने की कॉस्ट है वो तो आज के हिसाब से उनको बेयर करनी पड़ेगी। बाज़ दफ़ा हम कोई किसी प्रोजेक्ट में घर लेने जाते हैं या आप अपार्टमेंट लेते हैं तो उसमें तमाम प्राइजेस के बाद एक साइड पे एक और प्राइस भी लिखी होती है, इसमें कहा जाता है कि अगर इस तरह कुछ हुआ तो ये आपको पे करने पड़ेंगे। क्या ऐसा है या नहीं, ये आप बताएंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस सवाल का जवाब देते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैंने अभी अवैस साहब से किया था, उसका जवाब मैं ज़रूर आपके लिए लूँगी। लेकिन अवैस साहब, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपके प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है और माशाल्लाह इतने आपने कामयाब प्रोजेक्ट्स दिए हैं आपके किंग्स ग्रुप ने, तो क्यों ना आपके किसी अच्छे सबसे अच्छे और जो आपके रेजिडेंशियल वहाँ पे हैं ऑलरेडी रह रहे हैं उनसे बात करके और वहाँ पे चल के एक आपके प्रोजेक्ट को देखते हैं। चलें चल के एक झलक देखते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका प्रोजेक्ट और मुझे लगता है कि शायद वो सवाल जो मैं आपसे शुरू में कर रही थी कि भाई क्यों एतमाद है, इतना भरोसा क्यों है, आखिर किंग्स बिल्डर की तरफ क्यों इतने बिल्डर्स आ चुके हैं, लोग परेशान होते हैं वरना कि किधर जाएं कहीं नहीं। लेकिन वही बात का रिकॉर्ड आपका अच्छा हो, ट्रैक आपका अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली लोग खुद ब खुद आते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर मैंने लिया है तो मेरी फैमिली के और लोग मुझसे देख के आएँ। ऐसी सूरत हाल में वैसे क्या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत हमें सवाल पूछते हैं इस बारे में कि क्या ऐसा होता है कि अगर ग्रुप की सूरत में आए तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदे हैं और अगर इंडिविजुअली आते हैं तो? एक मार्केट होती है वर्ड ऑफ माउथ। जी। तो वो जो वर्ड्स ऑफ माउथ की मार्केटिंग है ना, वो बड़ा एक रोल प्ले करती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो मैं फील कर रहा हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लिविंग XYZ किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जी। और मैं आगे किसी और को बता रहा हूँ कि यहाँ पे चीज़ अच्छी है, लिविंग अच्छी है, माहौल अच्छा है, बिल्डिंग मेंटेन है, हाउसिंग स्कीम मेंटेन है, तो जो अगला सुन रहा है उसने अपने माइंड में बना लिया कि ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है, तो मुझे जो है वो कम से कम विज़िट करके, और अगर मेरी जेब इजाज़त देती है तो इस तरह हमारे बहुत कस्टमर्स हैं जो एक से हमने 20 कस्टमर बनाए, बहुत ज़्यादा। और ओवरसीज़ की जो आप बात कर रही हैं, इस वक्त 65% 60% ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं मेरे, और जो बाहर पैसा कमाते हैं, और वो आज से नहीं है, वो 2004 से ही हैं मेरे कस्टमर। तो वो समझें अब मेरी फैमिली का हिस्सा ही हो गए, क्योंकि वो 15, 16, 17, 18 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। जहाँ मैं कहता हूँ उनको प्रोजेक्ट आ रहा है नया, इसमें बुकिंग करा लें, वो वहाँ बुकिंग भी कराते हैं। उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके जानने वाले सब हमारे पास बुकिंग कराते हैं। तो वो एक बड़ा नंबर है हमारे पास, 60% तो है ही है जो हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अवैस साहब आपकी बात से मैं आपकी बात ही करूँगी कि भाई आपने कहा 2004 से आपने इसे किंग्स ग्रुप का नाम दिया और अल अहमद जो था उसको आपने उस नाम को, क्योंकि आपके बड़ों ने कहा हमारी साख कायम रहने दो। लेकिन क्या आपके वो बड़े अब आप लोगों को मानते हैं कि भाई आपने तो माशाल्लाह अपनी साख और अच्छी कर ली और अच्छे उस नाम को क्या अपने नाम को आगे बढ़ा दिया? देखें, हम तो सारा क्रेडिट अपने बड़ों को देते हैं जिन्होंने हमें, क्योंकि आपका फैमिली बिजनेस है, जो हमारा फैमिली बिजनेस है, और हमारे बड़े ही हमें इस फील्ड में लेकर आए। अगर वो हमें ये प्लेटफॉर्म ना देते तो शायद आज हम वहाँ ना होते जहाँ आज हम हैं। तो हमारा सारा क्रेडिट हमारा नहीं है, हमारे बड़ों का ही है, कोई क्रेडिट हमारा नहीं है। मेरे ताया का, मेरे वालिद का, मेरे चाचा का, इन लोगों का ही है सारा। उनकी ही वजह से जो भी कुछ है आज उन्हीं की वजह से। सही, उस बात को भी मैं अभी क्लियर कर दूं, मेरे नाज़रीन इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैंने कहा था कि भाई ये बताएं कि जब हम कोई अपार्टमेंट या घर लेने जाते हैं तो हमें जो बताया जाता है कि भाई ये 2 करोड़ का है और इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन साइड पे एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट लिखी होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हुआ
कंस्ट्रक्शन की जो देखिए, कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन में, तो फिर उस वक्त हमें पे करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में क्या ऐसा होता है या नहीं होना चाहिए ये चीज़? देखिए, मैं आपको क्लियर करूं कि जो हमारा पेमेंट शेड्यूल होता है, उस पेमेंट शेड्यूल के ऊपर 3 चीज़ें लिखी हुई होती हैं। एक तो यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है सही। कि 72 लाख रुपए यूनिट कॉस्ट है लेट्स से। उसके नीचे लिखा हुआ होता है एक लोन अमाउंट। वो लोन अमाउंट यूनिट कॉस्ट का हिस्सा होती है, वो लेट्स से होती है 25 लाख रुपए। तो ये 25 लाख और 72 लाख रुपए ये हो गई है यूनिट कॉस्ट आपकी। सही। ये तो देनी ही देनी है आपने। देनी अब वो लोन अमाउंट है, अगर वो लोन आपको किसी बैंक ने या एचबीएफसी ने दे दिया तो बिल्डर को पैसे मिल जाएंगे, आप लोन देते रहें। जैसे सही। मैंने आपसे जिस कहा तरह कि कितने 15 भी साल साल लगा, लगे, 10 बिल्कुल। साल लगे। और अगर वो लोन किसी भी XYZ वजह के तहत सैंक्शन नहीं होता तो वो लोन की अमाउंट अलॉटी को बेयर करनी है। वो अलॉटी ने देनी है, फौरी देनी है, 5 महीने में, 6 महीने में, साल में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं उसको पे करनी होती। सही। उसके नीचे एक जो आप अमाउंट की बात कर रही हैं वो लिखी भी होती है डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, यूटिलिटीज़ चार्जेस। वो कॉस्ट का, यूनिट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती। नहीं है, तो वो आपको पे वो करने ही तमाम करने हैं। बिल्डर्स लेते हैं, वो आपने पे करने ही करने हैं, क्योंकि उसमें यूटिलिटीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, लीज आपके तो नाम वो पर सोच आप होनी है। निकाल दें कि आप समझ रहे हैं कि हो सकता है इसीलिए रखे हुए वो ये। हिडन चार्जेस नहीं होते, वो लिखी भी होते हैं कि सही। ये डॉक्यूमेंटेशन ऑन डिमांड आपको पे करनी हो। आबाद से रिलेटेड हैं तमाम ही बिल्डर्स एसोसिएशन जितनी भी हैं। बिल्डर्स के मसाइल को तो देखता ही है आबाद, तो क्या आम आदमी के मसाइल को भी देखता है कि अगर किसी बिल्डर के पास खुदा ना खास्ता मेरे पैसे फंस जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं किस तरह देखें, हेल्प ले सकती हूँ? आबाद जो है वो आबाद के शेल्टर में तमाम बिल्डर्स काम करते हैं। मैंडेटरी है, जिसके पास आबाद की मेंबरशिप होगी वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। अगर मेंबर नहीं होगा तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता। और आबाद जो है वो रोल प्ले करती है बिल्डर के दरमियान और उसके कस्टमर के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करती है। अगर बिल्डर किसी अलॉटी को कोई इशू है किसी भी बिल्डर से, पैसे नहीं दे रहा, वक्त पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, तो वो बिल्कुल डायरेक्ट आबाद आबाद के से जो है एसोसिएशन में हमारे शिकायत करे, वहाँ लेटर लिख के। वो एसोसिएशन उस बिल्डर को भी कॉल करती है, उस अलॉटी को भी कॉल करती है। बाकायदा वहाँ कमेटी बनी हुई है, वो उसको दोनों को सुनती हैं और दोनों को सुनने के बाद उस मसले का हल निकालती हैं। सही अवैस साहब, बस जल्दी में ही आपसे ये वाला सवाल, बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि बुकिंग कराने हम कहीं पे भी जाएं, कहीं भी इन्वेस्ट करने जाएं, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो कोई घर हो या कोई अपार्टमेंट, तो उसके लिए किन बुनियादी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि भाई ये तो ज़रूरी हम चेक कर लें, देन वी विल इन्वेस्ट? देखें, पहले तो अगर आप ये सवाल मुझसे कुछ अरसे पहले कहती तो मैं कहता आपसे कि आप NOC चेक कर लें, और जो SBCA से NOC मिलता है वो चेक कर लें। अगर वो चेक NOC किसी बिल्डर के पास मौजूद है तो आप उधर बुकिंग करा लें। मगर अब उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी जाए कि जिस प्लॉट के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उस प्रोजेक्ट के प्लॉट की लीज चेक कर ली जाए। लीज चेक कर ली लीज जाए। ज़रूर चेक कर ली जाए कि आया वो प्रोजेक्ट का प्लॉट लीज है या नहीं है। अगर वो 6000 गज का लीज प्लॉट है और 6000 गज पे ही प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो बिल्कुल आपको बुकिंग करनी चाहिए। और अगर वो प्लॉट 6000 गज का लीज़ है और प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है 12000 गज के ऊपर और बाकी 6000 की लीज़ नहीं है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना की जाए, क्योंकि हमारे फिर जो अदालतें हैं वो जाग जाती हैं और फिर एंड यूज़र का नुकसान सबको इस होता है। बात के बारे में ज़ाहिर बात है अवेयरनेस आ गई है, लेकिन आपने कहा कि ये दो चीज़ें जो हैं ज़रूर चेक करें, NOC और लीज़ जो है। जो प्लॉट की लीज़ है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उस प्लॉट की लीज़ को भी ज़रूर पूछ लें बिल्डर से कि ये प्रोजेक्ट कितने गज की ज़मीन के ऊपर लॉन्च हो रहा है और इस पूरे प्लॉट की लीज़ मौजूद है आपके पास या नहीं मौजूद। यानी अगर 600 आपने कहा तो उतने पे ही होना चाहिए, उतने पे ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा का होगा तो वो फिर आगे चाहे वो जाके 1 इंच भी ज़्यादा है कुछ तो भी है वो फिर आगे जाके उस तरह नुकसान होगा जिस तरह आज कल मुख्तलिफ बिल्कुल हमने बिल्डिंग्स देखा के तोड़ने मुख्तलिफ के बिल्डिंग्स ऑर्डर जो हैं मिले उनको गिराने के ऑर्डर मिले और हमारे सामने गिरते हुए भी हमने देखे, जिसमें हमें वाकई हमदर्दी है उन लोगों के साथ जो उसमें इन्वेस्ट जिन्होंने किया। बहुत शुक्रिया अवैस थानवी साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी हैं। और यहाँ अपने नाज़रीन को मैं यही कहूँगी कि जो मैंने मेन चीज़ें पूछी हैं आपको यकीनन जहन में आ गई हो कि NOC तो आप चेक करें ही करें, लेकिन जो लीज़ की गई है चाहे वो 600 पे है या 1200 पे है, लेकिन आप ज़रूर चेक कर लें कि उससे ज़्यादा उस पर जो है प्रोजेक्ट कहीं जो है ज़मीन या लीज़ नहीं ले रहा, तो उसी हिसाब से जो है आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके जहनों में अगर कोई सवालात हैं तो आपके सामने ईमेल एड्रेस भी है हमारा और व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे अपने सवाल भेज सकते हैं। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।